नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 25 जून सन 1975 को लगाए गए आपातकाल को लेकर कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी। सीएम साय ने कहा कि उस समय देश भर में 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला और जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था, उन्होंने इसे बहुत बड़ा पाप बताते हुए कहा कि ये भारतीय इतिहास का काला अध्याय है। उन्होंने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिए थे। 19 महीना जेल में रहे। कितना का परिवार बर्बाद हो गया, कितने के बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब प्रभावित हो गई। तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया। 25 जून 1975 में आपातकाल लगा दिया। गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्वर्ण जयंती समारोह एवं डाटा सेंटर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। वहीं मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी भारतीयों को 2047 का लक्ष्य दिया है कि जब भारत आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब हम कैसा भारत चाहते हैं, भारत कैसा होगा, भारत लाचार भारत ना हो और भारत दुनिया के सामने अभाव्यक्त ना हो, भारत आत्मनिर्भर हो, विकास भारत हो और विकसित भारत का रास्ता इस प्रकार के संस्थानों से होकर जाता है। उत्तर में स्थापना के बाद रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहां पे फोटो सेल की स्थापना करनी है। देश के अंदर पहला काम इस संस्था ने इस दिशा में कदम उठाते हुए किया था और आज देश का पहला ऐसा डाटा सेंटर यहां पे स्थापित हो रहा है जिसके पास अभी तक भारत में जिसके पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं और जिस प्रकार के एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि यह एक शानदार यात्रा को प्रदर्शित करता है और नए भारत की इस यात्रा को प्रदर्शित करता है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से अपने जीवन का हिस्सा माना है और उन संकल्पों के साथ जुड़ करके हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है। यह आज सीएल के जज्बे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम आया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में हमें मदद मिली। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में हमें मदद मिली। पर कैपिटा इनकम को हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में मदद मिली और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, वाटरवे का हो, इसको देने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। जो मिसाइल कार्यक्रम के रेनडाम्स हैं, उनके जो संवेदनशील रडार की सुरक्षा और उनकी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए जो भी सिस्टम है वह चाहे जो आपको माइक्रोवेव फेराइड्स ब्रह्मोस मिसाइल का रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और नेवल स्टील्थ प्रणाली का प्रयोग ये जो हम करते हैं, सीएल जैसे संस्थान ही उसमें ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान पर करके हम लोगों ने देखा भी है। मुझे लगता है ये दोनों मिसाइल
जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टेस्टेड है और दुनिया के लिए ट्रस्टेड बन चुके हैं। ये हमारी उस स्ट्रेंथ को बताता है जो देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने अपनी स्कूली शिक्षा में, हमारी बेसिक शिक्षा के एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है वर्तमान में लगभग यानी जो सरकारी 1,91,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज से 8 वर्ष सभी लगभग जर्जर स्थिति में थे। हमने ऑपरेशन कायाकल्प वहां पे चलाया था और मैं धन्यवाद दूंगा सीएल को कि इन्होंने स्मार्ट क्लासरूम के साथ हमें जोड़ने में, मदद करने में बहुत सारी जगह मदद की है। आज इनके जो स्मार्ट क्लास से जुड़े हुए जो बोर्ड वहां पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उसमें यानी वह अनब्रेकेबल भी है। और उसके ऑपरेशन में हम लोग जब जाते हैं किसी विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए, मैं वहां देखता हूं, मैं अक्सर उन बच्चों से पूछता हूं कि भाई इसका ऑपरेशन कर पाओगे? बहुत आसानी के साथ वे जाकर के उसका ऑपरेशनल कर लेते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग घर घर जाकर वोटर लिस्ट की सख्ती से बताने की जांच करेगी। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि वोटर लिस्ट से जुड़ी और इसके साथ ही गड़बड़ियों को खत्म कर सके और इसके साथ ही भरोसेमंद और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आयोग घर घर जाकर लोगों के नाम और जानकारी की जांच करेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहे। दरअसल पहले कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि नामों को जोड़ने और हटाने में गड़बड़ी हुई है। कुछ दलों ने तो चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप भी लगाया था। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है ताकि चुनाव निष्पक्ष और सही तरीके से हो सके। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। वे हर घर जाकर सावधानी से जांच करेंगे और इसका मकसद यह है कि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहे और यह पूरी तरह से सही हो। चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, इसलिए वह घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेगा। ऐसा ही वोटर लिस्ट में संशोधन 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले भी किया गया था। वहीं अधिकारियों ने यह भी कहा है कि विस्तृत प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और इसके बावजूद आयोग पर मतदाता सूची में मनमाने ढंग से नाम बढ़ाने के आरोप लगाते हैं, जबकि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ और राजनीतिक दलों के निगरानी में होती है। इसके बावजूद लोग उन पर गलत आरोप लगाते हैं, जबकि यह काम सभी के सामने और राजनीतिक दलों की निगरानी में होता है। चुनाव आयोग ने इस बात पर अफसोस जताया है कि इतनी पारदर्शी और सावधानी से की गई प्रक्रिया के बावजूद आयोग पर मनमाने ढंग से वोटर लिस्ट बढ़ाने के आरोप लगाए जाते हैं। कांग्रेस समेत कई दलों ने चुनाव आयोग पर वोटर डेटा से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। हालांकि आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दलों की निगरानी में की जाती है। चुनाव आयोग के अनुसार हर साल देश में लाखों की संख्या में लोग नौकरी, शिक्षा, विवाह या अन्य कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य या जिले में चले जाते हैं। 2024 में प्राप्त आवेदनों के अनुसार लगभग 46.3 लाख लोगों ने अपना निवास बदला, जबकि 2.3 करोड़ ने मतदाता विवरण में सुधार के लिए आवेदन किया और 33.2 लाख ने परिस्थापना के लिए अनुरोध किया। इस प्रकार ही वर्ष में करीब 3.2 करोड़ बदलाव की आवश्यकता हुई है। इसके अलावा बहुत कम परिवार मतदाता की मृत्यु की सूचना आयोग को देते हैं, जिससे मृत व्यक्तियों के नाम लंबे समय तक सूची में बने रहते हैं। घर घर जाकर सत्यापन से समस्या पर भी प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जा सकेगा। इस दौरान बांग्लादेशी और विदेशी घुसपैठियों सहित लंबे समय से राज्य से बाहर रहकर नौकरी या कारोबार कर रहे लोगों की पहचान की जाएगी और उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का यह कदम बिहार चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने से मतदाता सूची में गलतियों की संभावना कम हो जाएगी और इससे लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग एक बार फिर 2004 के बाद घर घर जाकर जाने वाली गहन जांच प्रक्रिया को अपनाने की योजना बना रहा है।
इस बार यह कवायद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की जाएगी, जिससे मतदाता सूची को एकदम स्पष्ट और सटीक बनाया जा सके। बता दें कि ये कदम भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। मतदाता सूची की शुद्धता किसी भी निष्पक्ष चुनाव की रीढ़ होती है। आयोग की ये पहल न केवल फर्जी मतदाताओं को हटाने में मदद करेगी, बल्कि नए योग्य मतदाताओं को भी प्रणाली से जोड़ने में सहायक होगी। यदि बिहार में ये मॉडल सफल होता है तो इसे देश भर में लागू किया जा सकता है, जिससे भारत के लोकतंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी सशक्त होगी। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का यह कदम बिहार चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने से मतदाता सूची में गलतियों की संभावना कम हो जाएगी और इससे लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। मुकुटमणि और उनके साथी का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। अब फर्जी आधार कार्ड मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मुकुटमणि ने खुद को ब्राह्मण बताया था। ऐसे में मुकुटमणि और उनके साथी पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई है कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई है। चलिए, ये तो कानूनी पक्ष है, चर्चा उस दूसरे पक्ष की जो जरूरी है। जी हाँ, रामकथा, भक्ति और श्रद्धा, इन शब्दों के बीच एक बार बता दें कि जुड़ गया है और शब्द है अपमान। उत्तर प्रदेश में एक कथावाचक को सिर्फ इसलिए मंच से हटा दिया गया क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से था। अब ये मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, सामाजिक और राजनीतिक भी बन गया है। क्या धर्म के नाम पर जातिवाद अब भी जिंदा है? इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राम कथा चल रही थी, भक्ति का माहौल था, श्रद्धालु ध्यान से कथा सुन रहे थे। तभी कुछ लोगों ने कथावाचक की जाति पर आपत्ति जताई और कहा वो इस मंच पर बैठने के लायक नहीं। देखते ही देखते वीडियो वायरल हुआ और देश भर में इस पर बहस छिड़ गई। कई लोगों ने इसे जातिवादी मानसिकता का जिंदा सबूत बताया। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। बस वो दोनों थे? वही दोनों थे। दोनों थे? हाँ। कथावाचक जो हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया। फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होता है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बच जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ये कौन किया? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। अच्छा। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। अब बताओ, पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी। कथावाचक कौन था?
मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो जी। कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो जी। कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। जी हाँ, धर्म की चौपाल पर जब जाति ने सवाल उठाया तो श्रद्धा मानो शर्मिंदा हो गई। राम सिर्फ कुछ जातियों के हैं? क्या कथावाचन जैसी पवित्र विधा में जातिगत भेदभाव की जगह है? जो यादव परिवार में जन्म लिया है लेकिन उसने कहीं से भागवत सीखा है, पढ़ा है, गुरु शिष्य परंपरा से जाना है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको ये कहने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकता कि तुम भागवत नहीं करा सकते। क्योंकि सनातन कहता है शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्याद्वैषा तथैव च। शूद्रो ब्राह्मणतामेति, एक शूद्र व्यक्ति भी ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, और एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी शूद्र हो सकता है। क्षत्रिया जातमेवं तु विद्याद्वैषा तथैव च, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी जाटव के घर में पैदा हुआ है, किसी वाल्मीकि के घर में पैदा हुआ है, शूद्र के घर में पैदा हुआ है, दलित परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन यदि वो पठन पाठन करके शास्त्र का ज्ञान अर्जित कर लेता है तो वो भी ब्राह्मण ही है। और यदि कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो रहा है और किसी पराई स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है तो वो ब्राह्मण से पतित हो जाता है और उसको इस दुनिया के लोग राक्षस के नाम से जानते हैं। इसके लिए रावण से बड़ा और उदाहरण कोई नहीं हो सकता। ये घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में समानता का सपना शायद अब भी अधूरा है। धर्म का इस्तेमाल कर जातिगत वर्चस्व बनाए रखना एक खतरनाक संकेत है। बेशक राम की कथा सबके लिए है, लेकिन वाकई क्या मंच भी सबका है? ये विवाद सिर्फ एक कथावाचक का नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों का विवाद है जो अब भी सामाजिक बराबरी के लिए संघर्षरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इस पर बात होनी बेहद जरूरी है। ये सवाल है वो जो उस वक्त तक गूंजते रहेंगे जब तक हर कथा में हर समाज की पक्ष, और ये वो सवाल हैं जो उस वक्त तक गूंजते रहेंगे जब तक हर कथा में हर समाज की बराबर भागीदारी नहीं हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। 11 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा को लेकर अलग अलग तैयारियों का जायजा लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी सख्ती से कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे रहा है। कावड़ यात्रा को लेकर इस बार पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोले की भक्ति का महीना सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसी दिन से कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। देश भर में ये माह भगवान भोलेनाथ के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। पश्चिमी यूपी में इसे सबसे बड़े आयोजन के तौर पे देखा जाता है। इस बार महाकुंभ की तर्ज पर आयोजन होगा, जिसको लेकर दिव्य भव्य तैयारियां हो रही हैं।
यूपी वेस्ट के अधिकारी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ भी संपर्क में हैं। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि 11 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी, जो लगभग 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। पूरे देश में सावन माह में बड़े पैमाने पर लोग शिवालयों में दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं। एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि व्यापक स्तर पर हर बार प्रबंधन किए जाते हैं, कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के 3 जोन कांवड़ यात्रा में ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें सबसे पहले मेरठ आता है, उसके बाद बरेली और तीसरे नंबर पर आगरा जोन आता है। एडीजी ने बताया कि अभी तक प्रदेश के सभी जिलों के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बैठक हो चुकी है। अब जल्द ही नजदीकी राज्यों के पुलिस महकमे के अफसरों के साथ होगी और जल्द ही कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और राजस्थान पुलिस के साथ होगी, ताकि इन अलग अलग राज्यों को जो हमें अपेक्षा है और हमें जो उनसे अपेक्षा है उसको पूरी कर सकें। साथ ही समन्वय के साथ इस पूरी कांवड़ यात्रा को सकुशल सफलता पूर्वक पूरा करवा सके। एडीजी मेरठ जोन का कहना है कि इस बार कांवड़ यात्रा भी महाकुंभ 2025 की तर्ज पर ही होगी। जिस तरह से वहां तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया था, उसी प्रकार कांवड़ यात्रा में भी उपयोग होगा। एडीजी का कहना है कि सभी आयोजकों से जिले के पुलिस महकमे के अधिकारियों के द्वारा संपर्क करके जागरूक किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की लंबाई चौड़ाई मानक के अनुसार रहे, ताकि कोई समस्या ना हो और कोई अप्रिय घटना ना हो। डीजे की हाइट एक बड़ी चुनौती बनी रहती है, क्योंकि पूर्व में कई बड़े हादसे भी हुए हैं। डीजे की हाइट की वजह से कई शिव भक्त अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ऐसे में पुलिस के अधिकारी लगातार कांवड़ लाने वाले समूह से संपर्क कर उन्हें नियम बता रहे हैं, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के चलते कानून को बनाए रखने के लिए अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इसके साथ ही त्योहारों के चलते सीएम ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ बीती शाम बैठक की, ताकि इन त्योहारों में कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह का कोई विवाद सामने न आए। मुख्यमंत्री ने आगामी पर्वों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सीएम ने कहा कि त्योहारों में उल्लास बना रहे, कोई शरारत ना पनपे और किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना हो जिससे हालात खराब हो। सीएम ने त्योहारों को लेकर सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा, भड़काऊ नारे, हथियारों का प्रदर्शन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ कौशाम्बी, इटावा, औरैया की घटनाओं पर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। सीएम ने कहा कि जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश हो रही है, आयोजक लोगों को बेनकाब करे। गौरतलब है कि उत्तराखंड से कांवड़ लेकर आने वाले शिव भक्त कांवड़िया राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत यूपी वेस्ट के जिलों के लिए जिस मार्ग से गुजरते हैं, उसमें यूपी वेस्ट के मेरठ जोन के जिलों से गुजरना होता है। लाखों शिव भक्त हर दिन आस्था की कांवड़ लेकर जाते हैं। शिवरात्रि से पहले के 72 घंटे में तो डाक कांवड़ और कांवड़ लेकर चलने वाले शिव भक्तों के आस्था से समुद्र की वजह से यूपी वेस्ट की सड़कों पर सिर्फ भगवा ही दिखाई देती है, जहां सिर्फ कांवड़ यात्री ही होते हैं या होते हैं पुलिस प्रशासन के अलावा सिर्फ उनकी सेवा में लोगों के द्वारा लगे कैंप। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।